अक्सर आपने लॉन्ग डिस्टेंस का रास्ता को शॉर्ट में तय करने के लिए पहाड़ों के ऊपर के रास्तों का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा और इससे आपका काफी टाइम भी बच जाता है। और इसी सेम चीज के लिए पनामा कनाल का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें फर्क बस इतना है कि यहाँ गाड़ी के बजाय शिप को पहाड़ के ऊपर चढ़ाकर एक तरफ से दूसरी तरफ किया जाता है और इस वजह से कई हफ्तों का सफर सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है। जैसे आज से 160 साल पहले तक चाइना से निकलकर यूरोप तक जाने वाले जहाज को साउथ सी होते हुए बे ऑफ बंगाल, फिर इंडियन ओशन से होते हुए मेडागास्कर, ये पूरा कॉन्टिनेंट बाईपास करके यूरोप तक पहुंचता था और ये पूरा सफर 24,000 किलोमीटर लंबा था, जिसमें बहुत टाइम भी जाता था और काफी पैसा भी लग जाता था। और इसके अलावा भी एक रास्ता था जो पूरे 11,000 किलोमीटर छोटा था, लेकिन लोग इसे फिर भी अवॉइड करते थे क्योंकि इस रास्ते में बहुत बर्फ होता है जो शिप के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी सब मसले को हल करने के लिए 1859 में एक शॉर्टकट रास्ता स्विस कनाल बनाया गया, जहां अरेबियन सी को सीधा मेडिटेरेनियन सी से मिला दिया और इस वजह से जो रास्ता 24,000 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था वो अब सिर्फ 13,000 किलोमीटर में पूरा किया जाने लगा। और ये सब देखते हुए अमेरिकन शिप कंपनी को एक ऐसे कैनाल की जरूरत लगने लगी, क्योंकि ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका या फिर वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाने के लिए शिप को साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से घूम कर जाना पड़ता था, जो बहुत लंबा रास्ता हो जाता था। इसलिए नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच यहाँ पर एक कैनाल बनाने का सोचा, जहाँ आज पनामा मौजूद है। लेकिन यहाँ कैनाल बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। और अगर स्विस कैनाल की बात करें तो वहाँ की जमीन रेतीली थी और जमीन समंदर के बराबर थी, लेकिन यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ और पत्थरों की जमीन थी। यहाँ कैनाल बनाने का मतलब था 500 मीटर ऊंची पथरीली पहाड़ों को समंदर के नीचे डीप तक खोदा जाए, जो एक इम्पॉसिबल काम हो जाता है। लेकिन आखिरकार साल 1876 में ये मुश्किल चैलेंज एक फ्रेंच कंपनी ने ले ली। अभी काम चालू होकर कुछ ही साल हुए थे कि मच्छरों के काटने की वजह से एक बीमारी फैल गई और इस बीमारी में 5,600 वर्कर मारे गए। आखिर में फ्रेंच कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और उन्हें ये प्रोजेक्ट छोड़कर जाना पड़ा। फिर साल 1904 में अमेरिकन यहाँ आए तो उन्हें इस जगह की इम्पोर्टेंस समझ आई, तो उन्होंने एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की। लेकिन अंग्रेज ये समझ चुके थे कि पहाड़ को खोदना एक बहुत ही बड़ी पागलपंती है, इसलिए उन्होंने पहाड़ और सी लेवल का फर्क पूरा करने के लिए यहाँ एक आर्टिफिशियल लेक बनाई, जिसे हम लोग कॉटन लेक के नाम से भी जानते हैं। इस लेक को अटलांटिक ओशन के कैनाल से खोदकर दूसरी जगह पैसिफिक ओशन तक ले जाया गया। लेकिन मेन परेशानी अभी भी बाकी थी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लेक पहाड़ों के ऊपर बनाई गई थी, इसलिए ये पानी से 85 फीट ऊंची थी। यानी शिप को एक साइड से दूसरी साइड ले जाने के लिए जहाज को पहाड़ के ऊपर से ले जाना पड़ता, जो सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन इस काम को लॉक के इस्तेमाल से किया गया, जिसे वाटर स्ट्रेस भी कहा जाता है। मतलब जब जहाज लॉक के करीब पहुंचती है तो लॉक के अंदर के पानी को सी लेवल से मैच करने के लिए ट्रेन किया जाता है, और जब पहली लॉक का पानी सी लेवल के इतना हो जाता है फिर शिप को दूसरी लॉक में भेज दिया जाता है। ये काम एक टग बोर्ड या टग ट्रेन के द्वारा किया जाता है और फिर पहले लॉक को बंद कर दिया जाता है। इसी तरह करके जहाज ऊपर तक चली आती है और तकरीबन 30 किलोमीटर चौड़ी लेक को पार करने के बाद फिर से लॉक की मदद से शिप को नीचे कर लिया जाता है। इसके जरिए न सिर्फ वेस्टर्न यूएस पोर्ट यूरोप के करीब हो जाता है, बल्कि ईस्ट यूएस पोर्ट भी एशिया के करीब हो जाती है। और कार्गो शिप को ये फैसिलिटीज इस्तेमाल करने के लिए और महीनों का सफर कुछ ही दिनों में तय करने के लिए टूल टैक्स भी देना पड़ता है। हर 20 फुट कंटेनर के बदले $60 शिपिंग कंपनी को टूल टैक्स के रूप में देना पड़ता है। यानी एक एवरेज शिप जिसमें 15,000 कंटेनर होते हैं, वो सिर्फ एक बार इसे इस्तेमाल करने के लिए तकरीबन $9 लाख पे करती है। पनामा कैनाल पूरी दुनिया के शिपिंग इंडस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग होने वाले जहाज को पनामा कैनाल के लॉक के हिसाब से बनाया जाता है। और इन सब चीजों की वजह से न्यू जर्सी स्टेट को $1.7 बिलियन खर्च करके उन तमाम ब्रिज की ऊंचाई को भी बढ़ाना पड़ा, जहां से बड़े बड़े शिप्स को गुजरना था। इसके साथ ईस्ट यूएस में जो पोर्ट सिटीज डीप वाटर पर नहीं है, जिस वजह से बड़ी शिप नहीं जा सकती, उसके लिए ट्रांसशिपमेंट हब बनाई जा रही है। यानी अगर बड़ी कार्गो शिप डायरेक्ट पोर्ट तक नहीं पहुंच सकती तो वो इस आइलैंड पर मौजूद ट्रांसशिपमेंट हब पर लोड होगी और उनका कार्गो दोबारा छोटी शिप में लोड किया जाएगा और फिर उसको सेलो वाटर पोर्ट तक ले जाएगी। और आज के टाइम पर पनामा कैनाल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अगर यहाँ छोटी सी भी गलती हो जाए तो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और ऐसा
ही कुछ हुआ था साल 2021 में। यहाँ एक बड़ी कार्गो शिप सिर्फ 6 दिनों के लिए फंस गई थी, जिस वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया था और सिर्फ 6 दिन में ही शिपिंग इंडस्ट्री को $60 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।